चलो देखो ये कौन सा है, अलजेब्रा 3.7 का एनसीईआरटी क्वेश्चन। तीसरा कौन किसका तीसरा है, दूसरे का देखो उसमें, हाँ 7वें तीसरा, 7वें का तीसरा। तो x अपान a माइनस वाई अपान बी बराबर 0 दिया है, पहला समीकरण। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको जब आगे सॉल्व करोगे क्या करोगे, डिग गुणा यहाँ करोगे, याद देखो पहले डिग गुणा यहाँ करोगे नहीं त्रिक गुणा, b का x में करोगे bx आएगा, माइनस लगाओगे a का गुणा y में करोगे माइनस ay करोगे, a का भी गुणा करोगे a भी, लेकिन उसका जब उधर पक्षांतर करोगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा 0 लिख दो। ये तुम्हारा होगा समीकरण 1। ये तो सीधा साधा दिख रहा है समीकरण 2, ठीक। यहाँ का सीधा मतलब कि बना हुआ है ना, अब ये रैखिक समीकरण पहले से है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब इसको अब यहाँ बी एक्स है, यहाँ पे ए एक्स है, अगर हमें इसको काटना है इसमें a से गुणा करना पड़ेगा, इसमें b से, और अगर y वाले घटाना है इसमें b से गुणा करना पड़ेगा, इसमें a से। तो आप इसको हटाएँ y एक, हाँ अगर y घटाओगे तो इसमें b से गुणा कर दो और इसमें a से गुणा कर दो, दोनों लिख लेना, ऐसे बोल दे रहे हैं। समीकरण 1 में b से गुणा करने पर, समीकरण 2 में a से गुणा करो, ठीक है, a से गुणा करने पर। अब यहाँ पे क्या करोगे, लिख लो, इसका इससे जब बनाओगे तो हमारा हो जाएगा b का गुणा हुआ तो b स्क्वायर x ए बी वाई 0 गुणा करो 0 ही हो गया। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 3। देखो इधर, अब इससे कौन सा बनेगा, a का गुणा m हुआ a स्क्वायर x ए बी वाई, फिर क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो होगा। इसको क्वेश्चन बंद कर दिए। समीकरण 4। अब क्या करोगे, काट दो। कैसे काटोगे, ए बी वाई से ए बी वाई कट गया, लेकिन कैसे कटेगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, जोड़ने पर। क्या लिखोगे, जोड़ने पर, ठीक। तो बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स कॉमन लोगे तो बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपान इसको भी चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो। इधर बी स्क्वायर ए है तो इसको अदल बदल सकते हो। तो मैं देखो ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, काट सकते हो, काट दो सीधे। तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए आ गया। अब इसका मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, वाई मान का तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो एक्स यहाँ क्या रखेंगे, a, यहाँ पर रख दो a, तो b इंटू ए माइनस ए वाई बराबर 0। ये हो गया ए बी, ए वाई का कर उधर ले जाओ, ये हो गया, a से a कट गया, y बराबर ना आ गया, b आ गया। ए और वाई, एक्स और वाई का ही मान निकालना था ना, तो एक्स बराबर a, वाई बराबर b, ये आंसर हो गया, ठीक। हाँ कुछ पूछना पूछ लो। चलो देखो, आज द्विघात समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ लेसन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे द्विघात समीकरण की पहचान पढ़ोगे, उसके बाद द्विघात समीकरण को जांच कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण हल कैसे करते हैं, 3 विधि से इसमें हल पढ़ोगे। तो पहले तो यहाँ हम बताते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण मतलब होता है जैसे में x की घात 2, मैक्सिमम घात क्या हो x की 2, उसके बाद एक घात हो, 0 हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन x की एक घात जो है 2 होनी चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा। अगर x की सिर्फ एक घात रहेगी तो पीछे पड़े तो रैखिक समीकरण था, जब एक घात होती है। 2 घात रहेगा तो द्विघात समीकरण। अगर यहीं सबसे बड़ी घात 3 होती तो 3 घात समीकरण। 3 घात 4 घात हाई स्कूल नहीं है, सिर्फ 2 घात है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिखा है, ये इसे कहते हैं मानक। ये क्या है, मानक बहुपद। इसी के अनुसार जब भी हम समीकरण ये सब दिखाएंगे, ए बी सी का मान हमें तुलना करके निकालना हो, जैसे पिछले वाले में निकालते थे, तो इसी से तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ए बी सी जो है तुम्हारा नियत है, नियत मतलब होता है अचर, फिक्स इसका वैल्यू होता है। वह 0 1 2 3 4 5 जो भी दिया रहेगा उसका फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। ए बी सी जो होगा वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या में तुम्हारा प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या सब कुछ आ जाता है।
अपरिमेय परिमेय सब आ जाता है। तो जितनी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या तो होती है सब वास्तविक संख्या। तो ए बी सी के जो भी मान रहेगा वो वास्तविक संख्या होगी। लेकिन एक्स वाला तुम्हारा क्या है, उसका मान तुम्हारा बदलता रहेगा। वो तुम्हारा समीकरण जब सॉल्व करते हो जो दो वैल्यू आएगा, अगर 2 घात समीकरण है तो 2 मान आएगा, अगर यहाँ 4 घात रहेगा तो 4 मान आएगा, 3 घात रहेगा तो 3 मान आएगा। एक्स की मैक्सिमम जितनी घात होती है उतना वैल्यू एक्स का निकलता है। अगर 2 घात है 2 मान निकलेगा, 3 घात है 3, 4 घात है 4। अब यहाँ जैसे एग्जांपल दिया है 9x² + 5x - 4। देखो तो ए का मान कितना हो गया 9, अगर तुलना करेंगे बी का मान 5, सी का मान -4। अब इसमें जैसे x² - √2x दिया है तो x² के साथ क्या है, कुछ नहीं है, a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x के साथ b है तो √2, b का मान -√2, c का मान इसमें c दिख रहा है, c का मान 0 हो जाएगा, जो नहीं दिया है 0। अब जैसे इसमें दिया है x² के साथ क्या है, कुछ नहीं -1, तो a का मान -1 हो गया। 3 के साथ x है, जब अकेले रहते हैं क्या अचर पद हो गया, तो सी का मान 3 हो गया। यहाँ पे बी का मान 0 हो जाएगा इसमें। ठीक, तो ये सब क्या है, ये तुम्हारा द्विघात बहुपद है। समीकरण तब बनेगा जब उसके बराबर 0 दे देगा। जब बहुपद को 0 से तुलना कर दिया जाएगा तब क्या बन जाता है, तुम्हारा द्विघात समीकरण बन जाता है। तो ax² + bx + c ये जो था तुम्हारा बहुपद, इसी में बराबर 0 कर दिया तो द्विघात समीकरण बन गया। तो ये सब बता ही चुके। लेकिन द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या होगी कि जो a का मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो ax² लिखा है, अगर a का मान 0 हो गया तो x² ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर a 0 तो x गायब हो जाएगा, और अगर x² गायब होगा तो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। फिर तो वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम x² का गायब कर देंगे तो बचेगा bx + c। तब क्या x घात 1 हो गया, तब तो रैखिक समीकरण हो गया। 1 घात मतलब रैखिक समीकरण। तो क्या होना चाहिए, जो x² के साथ a रहता है तो इसीलिए a का मान 0 नहीं हो सकता। a का मान 0 छोड़ करके 1 2 3 माइनस रूट में कुछ भी दिया हो लेकिन 0 नहीं हो, क्योंकि 0 होगा तो x गायब हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। और a b c का मान क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ आप देखो px = 0 क्या है, एक द्विघात बहुपद है। जैसे ये सब समीकरण दिया है, इसको हम px भी दिखाते हैं। जैसे दिया रहा है px बराबर दे दिया 4x - 3x² + 2। हालांकि ये तो अभी द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है। मानक रूप वो होता है जो सबसे पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर अचर पद आता है। लेकिन इसमें देखो पहले x वाला दिया है, फिर x² दिया, फिर क्या दिया अचर पद। तो इसको कह रहा है मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अगर इसको मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे इसको जब तुलना करोगे तो पहले ये वाला लिखोगे -3x², फिर ये वाला, इसको क्या करते हैं हम घटते क्रम में लिख लेते हैं। पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर बिना x वाला, मतलब यहाँ पर 1 घात लिखते हैं, फिर ये 2 लिखोगे +2 बराबर 0। यहाँ पर भी x रहता है लेकिन क्या होता है x घात 0 रहती है, और जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। क्या होता है 2 1 0, तो x घात 0। अब इसका x घात 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे x घात 0 नहीं दिखाते हैं। कितना लिखा जाता है, तो सिर्फ 2 ही लिखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ x घात 0 लिख दोगे तब भी गलत नहीं है। तो x घात 0 का मान किसी भी नंबर मान, चाहे x घात 0 हो, अगर जैसे y घात 0 कुछ भी दिया हो तब 1 ही होगा। ठीक है, 1 घात 0 दे दो 1 हो जाता है। अगर किसी संख्या घात 0 होता है इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे x घात 0 नहीं लिखा जाता। तो सबसे बढ़ेगा 2, फिर 1 भी नहीं दिखा जाता, इसीलिए सिर्फ x लिखा जाता है। तो 2 सबसे बड़ा, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला अचर पर। ये क्या होगा तुम्हारा मानक समीकरण। ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी सही है, या फिर अगर इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बराबर 0। माइनस को उधर पक्षांतर कर दो तो बचेगा 3x² - 4x - 2 बराबर 0। तो जो तुम्हारा सही रूप से आया मानक समीकरण इसका ये होगा। ठीक, तो जब भी ऐसे समीकरण उल्टा सीधा दे देगा, कहेगा मानक समीकरण लिखो, तो उसको करना क्या है, बड़े घात से छोटे घात की तरफ लिखना है। ठीक, ये मानक समीकरण पहले से देखो 2 घात, इसमें x वाला नहीं दिया है, सीधा अचर पद दे दिया है। ये मानक समीकरण पहले से, इसमें 2 1 अचर पद, ये भी मानक समीकरण में। तो यही आता है। तो बहुपद क्या होता है,
जिसमें सिर्फ समीकरण मतलब क्या दिया हो, ये दिया मानक दिया हो, बस इसके बाद जीरो नहीं दिया हो, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये मानक हो गया, और इसमें जब जीरो रख देंगे तो ये समीकरण बन जाता है। समीकरण का मान जिसका हम मान ज्ञात कर सकें। अगर ऐसे तुम्हें दे दिया जाए, इसका मान ज्ञात कर लोगे? जब तक दाहिने साइड कुछ दिया नहीं रहेगा तब तक उसका तुम मान नहीं ज्ञात कर सकते। ये तुम्हारा समीकरण नहीं है। जब तक यहाँ पे बराबर जीरो नहीं दिया रहेगा तब तक हम समीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक समीकरण नहीं बनेगा तब तक हम एक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे। ये क्या है? सिर्फ उसका बहुपद है। बहुपद मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक। इसी बहुपद दूसरा चैप्टर में जो कि अभी कोरोना वजह सिलेबस में हट गया था, तो बहुपद हो सकता तुम लोग पता नहीं होगा, 9th पढ़े होगे पता होगा। तो अगर सिलेबस में जुड़ जाएगा दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बहुपद डिटेल पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद दूसरा वाला चैप्टर है जो कि पिछली बार सिलेबस में हट गया था, इसलिए भी उसको पढ़ाए नहीं है। जब सिलेबस में जुड़ जाएगा तब पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर इस बार भी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। इतना कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया इतना। चलो फिर इसको मिटा के आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वाला एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ये भी आता है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो करेंगे क्या, द्विघात समीकरण में क्या क्या चेक करते हैं। एक तो चेक करेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहता है, ए रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात ये चेक करेंगे, ठीक। और एक्स स्क्वायर बस यही, अगर मेन चीज़ यही रहता है, अगर ये तुम्हारा सही है बाकी कोई नहीं। अब यहाँ चेक करो, पहले तो इसको सही क्रम में लिखोगे। अगर व्यापक रूप में नहीं दिया है, व्यापक रूप में तो पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अभी बताए थे इसको पहले व्यापक रूप में पहले 9x स्क्वायर लिखो, फिर 7x लिखो, फिर -8 लिखो, फिर 0 लिखो। ये हो गया इसका मानक समीकरण, 2 1 फिर 0 वाला घात x का। अब यहाँ देखो ए का मान कितना है, 9, ए बराबर 9 है। ऐसे लिखने के बाद फिर किससे, इससे कंपेयर कर दो मानक समीकरण से। ए बराबर 9, बी बराबर 7, सी बराबर -8। तो लेकिन सिर्फ ये, अगर ए का मान 0 के अलावा कुछ भी है तो क्या है, तुम्हारा द्विघात समीकरण है। ये क्या है, तुम्हारा द्विघात समीकरण है। बस यही 2 चीज़ चेक कर लो कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। पहले तो अगर सही क्रम में नहीं दिया सही क्रम में लिखो, फिर ए का मान चेक कर लो इससे कंपेयर करके, अगर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो द्विघात समीकरण है। बस इससे चेक करना रहता है, 1 या 2 नंबर में आ जाता है। 8 में एक जगह 0 देता था तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, चेक कैसे करेंगे, ये होगा, ये क्या बताएं अभी, चेक करना तो बता रहे हैं ना। ए का मान कैसे निकालेंगे, कैसे निकालो क्या, देखो मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या ए है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ देखो क्या है, 9 है, तो यही तो ए का मान होगा, ये ए का मान 7 हो जाएगा। तो निकाल ही तो रहे हो ना, ये तुम्हें समीकरण ये दिया रहेगा। अभी समीकरण जो नहीं तो ऐसे सीधे सीधा दे देगा। अब पता लगा ऐसे दे दे, अब तुम एक तुलना कर दो इससे, यहाँ मान लो 0 दे दे, ऐसे देखो अगर आप ऐसे लिख देता, मान लो एक्स यहाँ पे लिख देता 0 × x -8 प्लस 9x स्क्वायर बराबर 0, ऐसे लिख देता। अब तुम इसको सीधा किए ही नहीं, डायरेक्ट इसका तुलना कर दिया ऐसे लिख करके, इसका ए से तुलना कर दिया, कह दो ए बराबर 0 हो गया, तो गलत हो गया ना। पहले इसको सही क्रम में लिखोगे तब तुलना करोगे, पहले सब 2 घात फिर 1 घात फिर 0। हाँ यही वाला, बाकी अगर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तब द्विघात समीकरण माना जाएगा। कुछ तो वैल्यू दिया रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए वाला 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल करवा चुके हैं, आप इसको साइज करा लीजिए। इसका पहले का तीसरा पूछ रहा है ना, पहले तीसरा हो और तो तीसरा देख लो, पहले तीसरा करना क्या, इधर का इधर बुला कर दो, इधर का इधर बुला कर, सबको एक तरफ क्षमता कर लो, जो कटे काट x - 2 x + 1 x - 1 x + 3, इधर का फॉर्मूला बन रहा है, अगर से यहाँ -2 है
फार्मूला इधर बन रहा है, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग। इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, देख फिर इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो। एक्स का एक्स में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा 1 करोगे एक्स 1 बराबर एक्स हो जाएगा। 2 का गुणा एक्स में माइनस 2x 2 गुणा a में माइनस 2 खत्म। अब इसे इधर वाला एक्स का एक्स में एक्स का 3 एक्स स्क्वायर 3x 1 का एक्स में 1 का 3 में माइनस प्लस माइनस एक्स 1 3 जा 3 माइनस 2 हो गया। अब चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हो, अगर इस तरफ का वैल्यू और इस तरफ का वैल्यू सेम सेम मिल रहा है और चिन्ह भी सेम है तो इधर से कट जाए, क्योंकि इधर आने पे प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाए तो इसे कट जाएगा। अगर एक काटो तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस नहीं कटेगा और नहीं कटेगा। और इसको एक्स अपने 3x में से एक एक्स घटा तो मिला है माइनस एक्स और माइनस 2 बचा, इसको घटा दिए। और इसको इधर ले आओ, पहले इसको घटा लो, 3x में से एक्स घटाओगे 2x और 2x इधर ले आओ कितना है माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 4x बचेगा। और माइनस 3 इधर ले आओगे तो प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0 या माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x 2 और 3 3 कैंसिल गए 1 बराबर 0। आराम से जब इसका तुलना करोगे तो एक्स स्क्वायर dx बराबर 0 से इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जब एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है ए का मान क्या हो जाएगा 0। अगर ए का मान 0 हो गया तो क्या होगा, हमारा विघात समीकरण नहीं होगा। विघात समीकरण नहीं। तो ये वहाँ वाले स्टेप है क्या वाले स्टेप में जहाँ जहाँ ये इसके नीचे वाले ये एक्स स्क्वायर कट गया 2x में से मिलता है माइनस एक्स, ये माइनस मिलता है यहाँ से एक्स में से माइनस 2 कहाँ से माइनस 2 नहीं है ये, और ये 3x में एक्स का 2x बचा और 2x इधर प्लस होता इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 3 इधर ले आओ प्लस 3 होगा। अब ये माइनस एक्स अगर इसके साथ सेम सेम चेहरा वाला रहेगा एक्स वाला तो क्या हो जाता है जुड़ जाता है, और चिन्ह अगर सेम सेम है 2x और एक्स हो गया 3x और ये तो अलग अलग इसका चिन्ह है तो 3 में से गए 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं तो एक मान क्या हो जाएगा 0, b का मान माइनस 3 होगा, c का मान 1 होगा। लेकिन जब तक a का मान कुछ नहीं होगा तब तक एक्स स्क्वायर आएगा, अगर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो इसका समीकरण नहीं होगा। देख अगला देखो एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करो एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका देखो ए प्लस ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3ab 3 ए का मान एक्स बी का मान 2 पुस्तक में ए माइनस 2 मतलब एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करोगे देखो प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स इसको कट रहा है यहाँ पे बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 2 3 दूनी 6 एक्स हो गया। अब 6x पुस्तक बचा एक्स माइनस 2 अब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 8 को इधर ले लो प्लस 8 हो गया। लेकिन अभी ये वाला पक्षांतर इधर नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें गुणा होगा। माइनस 6 का एक्स में गुणा क्या जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 के माइनस बना प्लस 6 दूंगी 12x, इसको सब इधर पक्षांतर करोगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स 8 है 9 6 इधर आए प्लस एक्स स्क्वायर 12 इधर आए माइनस 12x बराबर 0। हमारे 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर 6 में 4 गए 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है 13 माइनस 13x ये भी साफ हो गया बचा 9 प्लस 9 बराबर 0। अगर इसका तुलना करोगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c बराबर 0 से ए बराबर कितना है ए बराबर आ जाएगा
2 और अगर a बराबर 2 कोई नंबर आ गया तो क्या है ये तुम्हारा द्विघात समीकरण चेक करते हो पूरा सॉल्व करने पर a का मान निकाल लो, अगर a का मान 0 के अलावा कुछ आ गया तो जगह समीकरण हो जाएगा। चलो 4.1 का दूसरे का पहला ये है क्या दिखा था तुम दूसरे पहला ले गए मार्क का एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड आयत बना, ये है हमारा आयताकार भूखंड मतलब कि भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा, ठीक है। वो किसके आकार पे है? आयत पे। हमारा आयत लग नहीं रहा है अपने खींच रहे हैं। आयत में क्या होता है इस तरह जान लो, आमने सामने किसकी भुजा बराबर होती है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर आयत है ना ये 528 मीटर इसका क्या है क्षेत्रफल एरिया है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई किसमें की गई, लंबाई भी हमारा जो आएगा मीटर में, ज़्यादा चौड़ाई कितना होगा, ज़्यादा लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में है। लेकिन इसमें कंडीशन दी गई कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, जो लंबाई तुम्हारा है वो चौड़ाई के 2 गुने से 3 अधिक। हम मानते हैं चौड़ाई क्या है x मीटर, तो लंबाई हो जाएगा चौड़ाई के 2 गुना। 2 गुना मतलब क्या हो जाएगा 2 से गुना, ये x है ये 2x, लेकिन 2 गुना से 1 अधिक, 1 और अधिक कितना है। इसमें क्वेश्चन सीधा क्या करा है कि इसका जो चौड़ाई है ये वाला लंबाई के, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई क्या है 2 गुने से 1 अधिक। तो हम यहाँ चौड़ाई मान किसका या लंबाई हो गया 2x + 1 मीटर। निकालना में क्या है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई हम लोग क्या करना है निकालना है। लेकिन इसमें हमने कहा है कि निम्न स्थितियों द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करो। तो आपसे निरूपित करने के लिए कहा है, हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। आगे अगर सॉल्व करने के लिए पूछेगा तो सॉल्व कर लेना, अगर निरूपित करने के लिए कहेगा मतलब समीकरण बना के छोड़ देना। पहला देखो ये हमारा एरिया दिया था, उसमें दिया है चौड़ाई जो है क्या है, चौड़ाई कुछ नहीं दिया है, चौड़ाई मान लिया x मीटर, लंबाई लेकिन दिया था, लंबाई मतलब सीधा नहीं दिया, घुमा दिया है कि लंबाई जो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका 2 गुना करेंगे तो इसमें 1 और जोड़ देंगे। अब क्या होगा, इसका एरिया जो पता है आयत एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तब आंसर से पड़ेगा बच्चा में x × y होगा या y है। मान लो ये क्या है, ये होता है लंबाई है, ये बता चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई में इसमें बड़े होंगे, अच्छा ना। तब यहाँ पे क्षेत्रफल दिया कितना 528 दिया, रख दो इसको, लंबाई 2x + 1 चौड़ाई x है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 528 x का 2x बराबर 2x स्क्वायर, x का 1 करोगे x आ गया, 528 इधर शामिल कर दो, 2x स्क्वायर + x माइनस 528 बराबर 0। ये क्या बन गया तुम्हारा द्विघात समीकरण बन गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, और यहीं पे छोड़ देते हैं, ये हमारा हो गया। अगर सॉल्व करने के लिए कहता तो इसको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक वर्गमूल विधि और एक सीधी धाराचार्य। वो सब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से समीकरण बनाने का था, ऐसे समीकरण बनाना छोड़ देंगे।
दूसरे का तीसरा, तो दूसरे दूसरा बताइए गया 2 क्रमांक का धन पूर्णांक 306 है। इसमें पहला संख्या x मान लोगे, दूसरा x + 1 हो जाएगा, x + 1 बराबर 306, साल कर लो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। पहले तो रोहन क्या है बताओ, तब उसकी माँ की पता होगी। माना रोहन क्या है, माना रोहन वर्तमान आय कितना है, x उसकी माँ की आय कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। तो रोहन की माँ की आय x + 26 हो जाएगा। इसके अनुसार ये तुम्हारा प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि रोहन की माँ की आय रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। फिर उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कह रहा है कि ये तो वर्तमान है दोनों का, अब से 3 साल बाद दोनों की आय अगर हम गुणा करेंगे तो 360 बराबर है। पहले 3 साल बाद वाला है, 3 वर्ष बाद आए, 3 वर्ष बाद आए। ये बाद और पहले वाला हम बताए थे कॉन्सेप्ट, देखो हमने बाद और पहले वाला बताए थे जब तीसरा चैप्टर पढ़े थे। बाद वाले जोड़ देते हैं और पहले वाले में घटा देते हैं। 3 वर्ष दोनों जोड़ दो, इसका रोहन कितना हो जाएगा, रोहन का हो जाएगा x + 3 और उसकी माँ का x + 26 + 3, x + 26 पहले था, 3 इसमें और जोड़ देंगे, अभी कितना हो जाएगा, x + 29 हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि उनकी आय गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। दोनों गुणा करेंगे, x + 3 और x + 29 का, ये 360 के बराबर है। हमें रोहन की वर्तमान आय इसमें ज्ञात करनी है। इसका गुणा कर लो, x का x गुणा करो कितना है, x स्क्वायर, x का गुणा 29 करोगे 29x, 3 का गुणा x करोगे 3x, 3 का गुणा 39 करोगे 30 90, 3 घटा दो 87, बना के नहीं गुणा कैसे तो 30 3 90, 3 घटा 87 है 29 है, 30 से कम है, तो 3 बार गुणा करोगे सीधा 29 पाड़ा नहीं आता, 30 पाड़ा आता है, 30 3 90, 3 बार गुणा करो, 3 घटा दो 87 है। ठीक, ये 10 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है। अब इसको इधर पर छानना करो, x स्क्वायर पहले, फिर ये 29 और 3 कितना आ जाएगा, 29 3 प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। x स्क्वायर 32 है, 360 को 87 लगाओ, 10 में 7 है 3, 5 15 में 7 के 7 273। ये हो गया तुम्हारा समीकरण। अब इसमें अगर साल करने के लिए नहीं बोला, अगर साल कर लोगे तो जो x का मान आएगा वो रोहन की आय हो जाएगी, फिर उसमें x में अगर 26 जोड़ दो उसकी माँ की आय हो जाएगी। ये सब आगे बढ़ेगा। अभी 4.1 में सिर्फ समीकरण ही बनाना है। चलो देख लो, इसमें अगर 4 बराबर पता है तुम्हें फार्मूला, वो क्वेश्चन लगा देंगे। 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक, ये फार्मूला बना होता है। अब क्या रहा चौथे क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी दिया है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से मतलब कुछ चाल रही होगी, मान लो इसकी चाल रही होगी x किलोमीटर प्रति। ठीक, अब यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, बाद में इसको हम मान लेते हैं S1, पहले इसकी चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
बाद में इसकी चाल क्या कर दी जाती है, x माइनस 8 किलोमीटर कम कर दिया। तो एक्स फिर एक्स जैसे मान लो अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगे तो 8 किलोमीटर घटा तो 42 किलोमीटर। एक्स तो हमें पता नहीं कुछ भी हो सकता हो, हाँ 40 से 50। यहाँ हमारा एक्स था तो कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती ये हो जाती स्पीड तब उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता। अब यहाँ मान लो कि समय कितना लग रहा था, यहाँ समय मान लेते हैं t लग रहा है, ठीक। अब यहाँ समय ये दूरी वही है, तो दूरी इसमें भी 480 है दूसरी कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन। पर दोनों में अंतर क्या है, दूरी दोनों में सेम है, ठीक है। इसमें x किलोमीटर के साथ चल रही थी, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर देगी। जब 8 की स्पीड चलते हैं तो t समय लगता है, समय भी कंफर्म नहीं पता है तो t, लेकिन जब x 8 किलोमीटर और कम हो जाती है तब 3 घंटा और अधिक समय लगता है। तब समय कितना लगता है, तब समय हो जाता है t प्लस 3, ये समय लगता है 3 घंटा और लगते हैं। और क्या करता है, तो हमें रेलगाड़ी चाल याद रखी है। अब चाल इसके अनुसार सेकंड वाले कंडीशन के अनुसार आपको चाल करता है, तो चाल पता ही है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 480, समय कितना t प्लस 3 लगा, हाँ चाल कितना x माइनस 8 बराबर 480 t प्लस 3, ये तुम्हारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब पहले वाले क्या था, पहला वाला बनाओगे, पहला वाला तुम्हारा सीधा हो जाएगा 4 कितना x, 4 दूरी इसमें 480 है, समय कितना है 3, ये समीकरण है। देखो पहले कंडीशन में x मानते थे तो चाल बराबर दूरी बटा समय 480 बटा t। दूसरे कंडीशन में चाल ये है, दूरी वही है, समय इतना है, समीकरण 2 हो गया। तो हमें क्या कोई या तो t या तो x कोई एक इसमें हटा दो, कोई वैल्यू निकलेगी, नहीं फिर हमें पुरानी यूनिट लगाना पड़ेगा, कौन प्रतिस्थापन उस बिल पर, उससे भी इसको साल पर उत्तर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ देखा समीकरण पर लिखा समीकरण वहाँ समीकरण बनाते हैं, क्या करते हैं पहले t को इधर पर छांटा करो तो t बराबर क्या जाएगा 480 बटा x, इसको समीकरण 2 में उठा लेंगे, समीकरण 2 में रख लिया। समीकरण 2 में आप यहाँ की है, यहाँ 480 प्लस x रखोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको साफ करोगे x माइनस 8 480 t की जगह क्या रखोगे 480 अपान x प्लस 3, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करो, अगर उससे भी अच्छे x सोचे पहले तो इसको सॉल्व करो, x माइनस 8 480 x पूरा 3 मतलब 3x, ठीक। ये वाला x पता है ऊपर चला जाता है, क्या चला जाएगा तो ना ठीक है, देख दे वो नहीं 225 यहाँ x बचा, अंश करता है बाद से यार ये इसका अंश है, इसके से कंस दिया आपको नहीं, लेकिन इसके अंश का इसके हर में गुणा करोगे, कितना आ जाएगा 480 है 480 प्लस 3x हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर करोगे तो 480 को 3x गुणा करोगे ना, 480x 3x का इसमें x गुणा करोगे, पहले इसको करो 480x हो गया, 480 8 गुणा करोगे कितना है 8 0 0 8 टाइम 64 8 4 32 32 6 32 6 38 इतना आ गया। अब 3x का गुणा 3x का x गुणा करोगे 3x स्क्वायर 3x का गुणा 3 है 24x, इधर बचा 480 480x इधर पर छांटा करो, पहले देखो ये सबसे बड़ी पावर लिख लो 3x स्क्वायर, फिर 480x 24x प्लस माइनस 480 में 24 हटाओ
10 में 4 के या तो जो काट दो 4 से दो प्लस 480 प्लस 480 हट जाएगा, ये इधर वाला कटेगा, बचा -24 और -3840 बराबर 0। ये द्वारा क्या बना समीकरण या इसमें 3 कॉमन ले सकते हो तो ये कटेगा 8 3 11 11 4 15 कट रहा है। अगर इसमें कॉमन लोगे 3 तो x स्क्वायर 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 0 बराबर 0 बराबर 0। अगर इसमें 3 कॉमन ले लोगे 3 इधर पर छात्र का 0 हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये तुम्हारा दीर्घा समीकरण हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे चाहे जिस विधि से आंसर आएगा। देख लो आंसर आता देखो 4.1 खत्म हो गया था। 4.2 का एक एग्जाम्पल बता दें, एग्जाम्पल नंबर 3 नियम बता दें, बाकी घर को लगाता हूँ। तो इसमें करते क्या है, अभी जितना समीकरण 4 छोड़े हो 4 समीकरण बनाऊंगा, लेकिन इसको सॉल्व नहीं किया, उतने भी छोड़ दिए तो ऐसे। लेकिन इसमें अब क्या होगा, दूसरे वाले में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, निरोधक स्थान में इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है अचर पर और एक्स स्क्वायर गुणा ये एक्स स्क्वायर गुणा ए का मान, ये है सी का मान। तो ए और सी इन दोनों का जो गुणनफल होता है, ए का और सी का जो गुणनफल होगा उसका मान जितना आएगा बीच वाले का हम ऐसा खंड करेंगे। अगर यहाँ पे अचर पद का चिन्ह प्लस है, बीच वाला जोड़ने पे आना चाहिए, और अचर पद का चिन्ह माइनस है तो बीच वाला घटाने पे आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ए और सी, ए का मान कितना है 2 ही है, सी का मान 3, दोनों प्लस में है तो 2 3 कितना होगा 6 होगा। अब बी का जो मान है, बी का मान क्या है -5 है, बी मान क्या है -5। लेकिन बी का हम इसका -5 ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने में क्या आना चाहिए, जोड़ने -5 जो है गुणा करने में 6। ठीक, इसको कैसे लिखो, अगर इसको हम ऐसे लिख लो -2 और -3 5 होगा, -2 में -3 जोड़ो 5 होगा बी वाला। और अगर -2 का -3 में गुणा करें क्या रहेगा 6 आएगा, बाहर मत कर दो। तो यहाँ पे आ गया 6 आ गया। तो ए और सी का गुणनफल कितना आता है 6। तो बी वाले को हमें ऐसा फैक्टर करना है, बी फैक्टर में -5, यहाँ चिन्ह क्या है अचर पद का चिन्ह प्लस है, मतलब प्लस का मतलब इसको हमें जोड़ने पाना चाहिए, चाहे माइनस में जोड़ो चाहे प्लस में। एलसीएम ले सकते हैं ना। देखो अगर 2 3 जोड़ो तभी 5 होगा, -2 -3 जोड़ो तो -5 होगा। अगर यहाँ +5 होता तो 2 और 3 लेते, यहाँ पर -5 है तो -2 और -3 ले लीजिए। ठीक, दोनों आ सकता है। तो -2 -3 लेते, यहाँ -2 प्लस प्लस हो जाएगा तो ये देखो इसी बराबर आ जाएगा। तो मिला हमें करना है ए और सी का गुणनफल जो आएगा बी का, अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका ऐसा खंड करो जोड़ने पे बीच वाला आ जाए और गुणा करने पे ए और सी के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक, और अगर यहाँ माइनस है तब भी इसका ऐसा खंड करो कि घटाने बीच वाला आना चाहिए और गुणा करने पे ए और सी के गुणनफल के बराबर है। बस यही करना पड़ता है। उसके बाद अब लिखोगे क्या लिखोगे 2x स्क्वायर -5 में क्या लिखोगे -2x और -3x, 2 भाग में तोड़ दोगे -2x तो यहाँ पे x है -3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से जो कॉमन हो कॉमन ले लो, 2 कॉमन है x कॉमन है 2 बाहर x बाहर, इधर 2x है 1x बचा भी, यहाँ 2x पूरा बाहर 1 बचता है, दूसरे में 1 बचा। यहाँ से 3 कॉमन है तो -3 जब कॉमन हो इधर बचा है x, और यहाँ पे अगर बाहर माइनस है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, और 3 1 के 3 ये यहाँ 1 बचा बराबर 0। वहाँ कैसे माइनस आ गया? हाँ माइनस कॉमन लिया ये माइनस ही लेंगे ना, अगर यहाँ माइनस रहेगा माइनस लेंगे, प्लस रहेगा प्लस लेंगे। लेकिन अगर प्लस रहता है तो इसके अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन अगर माइनस है अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस गुणा। अगर यदि जहाँ +3x होता वहाँ माइनस होता तब भी बदल जाता कि वही रहता। यहाँ +3 होता, यहाँ प्लस कॉमन लेते तब ये प्लस ही 3 आता।
हाँ मतलब +1 आता है, x+1 अगर माइनस दिया होता था, हाँ अगर उस जगह जहाँ +3 है वहाँ -3 दिया होता था, प्लस हो जाता है। प्लस में अगर यहाँ आगे प्लस है, इधर का चाहे यहाँ माइनस रहता, प्लस रहता प्लस, लेकिन अगर यहाँ माइनस है, ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ देखो x-1, यहाँ बीच में माइनस है और इधर भी x-1, इधर 3x माइनस है, इधर 2x x-1 x-1 दोनों कॉमन है, x-1 इधर क्या बचा 2x, इधर क्या बचा -3, 2x - 3 बराबर 0। इसका दो गुणनखंड आ गया, ये हो गया, इसे कहते हैं गुणनखंड, इसका दो गुणनखंड आ गया। लेकिन जब वैल्यू निकालोगे, एक बार इस वाले का 0 से तुलना करो, एक बार इसका x-1 का 0 से तुलना करो, 1 बराबर x बराबर 1 आ गया। फिर 2x - 3 का 0 से तुलना करोगे तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 या 1.5 है ना, 5 x का 1 आ गया, 1.5 आ गया। अगर इसको तुम चाहे इसको दोनों में कोई वैल्यू यहाँ पर रखकर सॉल्व करोगे बराबर 0 आ जाएगा, चाहे सॉल्व कर चेक कर सकते हो। सॉल्व करो, अगर आप 1 रखते हैं, हम 2 1 के 2 और 3 2 कितना हो जाएगा 5 में 5 गए 0 हो जाएगा। अगर ये रखोगे 1.5 तब भी कितना हो जाएगा 1.5 दूनी 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 6, यहाँ ये कितना हो जाएगा मतलब 77 यहाँ पे, तो यहाँ का स्क्वायर है ना। हाँ तो यहाँ ये 3/2 ध्यान स्क्वायर करो, जब सॉल्व करो तो आ जाएगा 3 3 9 2 4 कटेगा, इससे करने के बाद जो भी आएगा सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। और जो तुम कर रहे थे जो इधर समझे देखो, तो वही क्वेश्चन चिन्ह बदल देंगे। अगर यहाँ माइनस की जगह +5 कर देंगे, यही से क्वेश्चन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अब वो क्या सेम वही, तब क्या हो जाएगा 2x² + 3x + 2x + 3 बराबर ये हो जाएगा। देखो इसको ऐसे करो 2x 3, यहाँ कॉमन है 2 कॉमन रखो, x + 2 यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस के कॉमन रखो, x + 1 यहाँ प्लस बराबर 0। देखो प्लस में आ गया, यहाँ माइनस में आता, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में आया, वही x प्लस को देखो बाहर आ गया, यहाँ पे 2x + 3 बराबर 0। अब इसका 0 से कंपेयर करोगे x का मान आ जाएगा -1, इसका कंपेयर करोगे x बराबर आ जाएगा -3/2, प्लस रहेगा ऐसे हो जाएगा, माइनस रहेगा ऐसे हो जाएगा।